हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के आज के एजुसेट टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई के विषय में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के विषय में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, आप इसे ध्यानपूर्वक सीखें। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पाठ 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस पाठ में हमने चर्चा की कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। साथ ही हमने इस पाठ में सीखा कि यह जो कोशिका है यह किस चीज से बनी होती है। ऐसी कौन से संघटक होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो हमने बात की थी वह थी कोशिका झिल्ली की, जो कोशिका के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसके अगले संघटक जो अति महत्वपूर्ण है, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति माने इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं सेल वॉल। नंबर 2 जो अति महत्वपूर्ण संघटक है हमारी कोशिका का, वो है केंद्रक। केंद्रक माने न्यूक्लियस के विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक और अति महत्वपूर्ण संघटक कोशिका का, वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज हम मुख्य रूप से इन 3 के विषय में सीखने वाले हैं कि क्या अंतर है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में, और किस प्रकार से कोशिका भित्ति जो है वो एक कोशिका की रक्षा करती है या उसके लिए सहायक होती है। साथ ही केंद्रक का क्या महत्व है और कोशिका द्रव्य क्या कार्य करती है एक कोशिका के अंदर। तो आज हम सीखते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के विषय में। बच्चों, आपको कोशिका झिल्ली याद होगी। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की। ये कोशिका झिल्ली होती है जो बाहरी पर्यावरण से कोशिका के पदार्थों की और कोशिका के सभी द्रव्यों की जो है वो रक्षा करती है, उसको अलग करती है। परंतु यह जो कोशिका होती है उसकी जो पादप कोशिकाएं होंगी, उनके पास एक और आवरण होता है जो इस कोशिका झिल्ली के बाहर व्यवस्थित होता है। ये जो आवरण है आप ऐसे देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर है जंतु और पादप कोशिका में। जब आपसे पूछा जाए कि बताइए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या भिन्नता है, तो सबसे पहली जो भिन्नता है वो इस कोशिका भित्ति की है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती। एक अंतर ये है। दूसरा जो है कोशिका भित्ति,
इसकी क्यों आवश्यकता है, क्या जरूरत है कि ये पादप कोशिका में पाई जाती है और इसका क्या महत्व होता है पादप कोशिका के लिए। तो बच्चों, कोशिका भित्ति पादप कोशिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब परासरण की विधि द्वारा, पिछले अध्याय में जब पाठ हमने किया था वीडियो, उसमें हमने परासरण विधि के विषय में सीखा था। और परासरण विधि के द्वारा जब बहुत सारा जल इस कोशिका से निकल जाता है तो कोशिका का संकुचन हो जाता है। कोशिका का संकुचन हो जाता है और इसे हम कोशिका कुंचन या द्रव्य कुंचन भी कहते हैं, श्रिंकेज इसे हम कहते हैं। ऐसी हालत में एक कोशिका को जो उसका आकार होता है वो बनाए रखने में सहायक होती है ये कोशिका भित्ति। तो सबसे पहला उपयोग है कोशिका के आकार को बनाए रखने में कोशिका भित्ति सहायक होती है। दूसरा जो महत्व है, जब कोशिका भित्ति या कोशिका, जब कोई भी कोशिका एक ऐसे पर्यावरण में होती है जहां पर जो बाहरी जो विलयन है वो कम तनु होता है, यानी सांद्र होता है, और इससे क्या है, जो जल है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और अंदर जाने की वजह से कोशिका जो है वो फूलने लग जाती है। जब कोशिका फूलेगी तो ये क्या करेगी, ये इसके दीवारों पर जो कोशिका भित्ति है उस पर एक दबाव डालेगी। बदले में क्या होगा कि ये जो कोशिका भित्ति है ये भी इस कोशिका की दीवारों पर एक दबाव लगाएगी। तो दोनों तरफ से जब दबाव लगेगा तो एक संतुलन की स्थिति आ जाएगी और इसके कारण जो कोशिका होती है वो फटने से बच जाती है। तो इसको फटने से बचाने के लिए भी कोशिका भित्ति आवश्यक होती है। यानी मूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका को उसके आकार को बनाए रखने में सहायक होती है, उसको फटने से रोकने में सहायक होती है। जब कभी भी बाहरी पर्यावरण, किसी कोशिका के आसपास का बाहरी माध्यम या पर्यावरण बदलता है तो ये जो कोशिका भित्ति है ये उस कोशिका को बनाए रखती है, उसको जीवित रखने में सहायक होती है। मैं आपको एक एक्टिविटी से दिखाती हूँ किस प्रकार से कोशिका भित्ति कोशिका की सहायता करती है। यहाँ आप, मेरे पास एक प्लास्टिक की थैली है जिसमें मैंने जल भरा हुआ है और इसको हम एक कोशिका मान सकते हैं कि ये एक जंतु कोशिका है। ऐसे अब ये केवल कोशिका झिल्ली है जो पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है, परंतु यदि हम इसको पादप कोशिका कहेंगे तो इसके बाहर क्या होनी चाहिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ठीक इस प्रकार से होती है जो इस तरीके से कोशिका को अपने अंदर रखती है। अब कोशिका झिल्ली इस कोशिका भित्ति के अंदर है। ये जो डिब्बी है ये एक प्रकार से कोशिका भित्ति के जैसे एक्ट करेगी और जो कोशिका झिल्ली है जब ये दबाव डालेगी तो ये कोशिका भित्ति वापस दबाव डालती है और उस कोशिका झिल्ली को फटने से रोकती है। साथ ही जब इसके अंदर का जल या पदार्थ परासरण विधि से बाहर निकलने लगते हैं और ये कोशिका सिकुड़ जाएगी तो उस समय इसको सिकुड़ने से जो इसके आकार परिवर्तन है उसको रोक के रखती है, इसके उसी पुराने आकार को बना के रखती है ये कोशिका भित्ति। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे महत्व होते हैं इस कोशिका भित्ति के। जब बाहर से कोई जानवर
या तेज हवा इस कोशिका पर या किसी पादप पर दबाव डालते हैं तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये उस पादप को और उसकी समस्त जो कोशिकाएं हैं उनको एक सहारा देती है, एक ताकत देती है उस बदलाव को रोकने के लिए, उसको सहन करने के लिए। तो इसीलिए कोशिका भित्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है पादप कोशिका के लिए। कोशिका भित्ति के बाद अब आता है अपना अगला संगठक, और यह संगठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्या है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बच्चों, कोशिका के सभी कार्य संपादित होते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक के सहायता के साथ। अब सबसे पहले केंद्रक कहाँ स्थित होता है? यह दोनों ही प्रकार जंतु, पादप, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी जो स्थिति होती है वह लगभग कोशिका के मध्य में होती है। मध्य में होने की वजह से ही इसका नाम केंद्रक रखा गया है, केंद्र में स्थित। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार से एक स्तर बना दिया है, एक परत बनाई है, एक वक्र है जो इसका एक आवरण के जैसे कार्य कर रहा है। और जिस प्रकार कोशिका की झिल्ली होती थी इसी प्रकार से केंद्रक की भी झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली का भी वही कार्य है जो कोशिका झिल्ली का होता है। यह केंद्रक झिल्ली इस केंद्रक के सभी पदार्थों को कोशिका की जो साइटोप्लाज्म है और इसके अन्य पदार्थ हैं उनसे अलग करने का कार्य करती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली को जब आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये इस प्रकार से बनी होती है। ये मैं यहाँ आपको केंद्रक झिल्ली आप देखेंगे इसके मध्य में यहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं और इन छिद्रों से जो कोशिका और केंद्रक के मध्य जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं से किया जाता है। यानी जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल होती है उसी प्रकार से केंद्रक भी पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो करता है इस केंद्रक झिल्ली के द्वारा। एक तो ये कार्य है इस केंद्रक झिल्ली का, दूसरा है ये इन पदार्थों को अलग अलग करने में सहायक होती है। अब बात होती है इस केंद्रक झिल्ली से, अब बात करेंगे कि इस केंद्रक के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं। ये जो मैं बना रही हूँ छड़नुमा आकार के, ये क्या चीज है और इनका क्या कार्य है। तो बच्चों ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय आपको छड़ आकार के दिखाई देंगे, इस प्रकार से छड़ आकार के दिखाई देंगे। और जब कोशिका विभाजन होती है तो सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है, उसके पश्चात कोशिका विभाजन होता है। तो ये केंद्रक के मध्य में स्थित होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अब क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की
रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत बड़ा अंतर है कोशिकाओं को वर्गीकृत करने का। यानी केंद्रक के आधार पर हम कोशिकाओं को प्रोकैरियोट या यूकैरियोट कोशिका में वर्गीकृत कर सकते हैं। और अधिक अंतर में बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी एक थैले की तरह संरचना होती है, जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में होती है। ये एक अन्य अंतर है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं का। और अपना तीसरा जो अति महत्वपूर्ण संघटक है किसी भी कोशिका का, वह है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म कहाँ स्थित होता है? तो बच्चों, जब आप कोशिका बनाते हैं, ये बनाई हमने कोशिका झिल्ली, ये बनाया केंद्रक और इनके मध्य में ये जो है जो जल के जैसे यानी ये द्रव्य रूप में होता है, तरल रूप में कोशिका द्रव्य होता है और ये इसके मध्य ऐसे स्थित होता है। इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, केंद्रक का द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं जीव द्रव्य का। इसका निर्माण करेंगे जीव द्रव्य का। और इस जीव द्रव्य के अंदर ही जो सभी अन्य संघटक होते हैं वह उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो अन्य कोशिकांग होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सभी पाए जाते हैं किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर। और इन्हें हम कोशिकांग या अंगक कहते हैं। बच्चों, ये सभी अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। हर किसी का अपना कार्य है और वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन सभी के कार्यों को मिलाकर के जो कोशिका है वह पूर्ण रूप से अपने कार्य को क्रियान्वित करती है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। इनके विषय में हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। और बच्चों, अब समय है आज के इस पाठ में आपने क्या सीखा।
बच्चों, इस पाठ में सबसे प्रथम हमने सीखा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है और यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती। इसी आधार पर हम पादप और जंतु कोशिका को अलग कर सकते हैं। और बच्चों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही हमने सीखा कि पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, जिससे कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। और बच्चों, दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि केंद्रक के आधार पर हम जीवों को प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में वर्गीकृत कर सकते हैं। केंद्रक ही वह इकाई होती है जो कोशिका के कार्यों को करती है। और बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इस शब्द के मतलब को यदि हम समझें तो प्रो माने आदि अथवा पूर्व, जो कभी पहले होती थी, और कैरियोट जो शब्द है उसका मतलब है कैरियोन या केंद्रक, यानी जो केंद्र में स्थित हो। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, जिसकी वजह से जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनको हम एडवांस कोशिकाएं मानते हैं, और वो नई जो कोशिकाएं बनी हैं जिनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूक्लियस डिफाइन होता है। और आगे हमने सीखा कोशिका द्रव्य के विषय में। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत से विशिष्ट घटक होते हैं, और इन घटक को हम कोशिका के अंगक कहते हैं। इनके अपने अलग कार्य होते हैं, जिसकी वजह से कोशिका अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाती है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अलावा झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, यानी इनमें जो अंगक होते हैं उनके भी आर पार झिल्ली नहीं होती। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस झिल्ली का क्या महत्व है, इसके होने से क्या फर्क होता है। तो बच्चों, झिल्ली की सार्थकता को समझने के लिए आप वायरस के उदाहरण को समझ सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके उस सजीव की कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। यानी उसको एक ऐसा सजीव चाहिए होता है जिसकी कोशिकाओं को वो इस्तेमाल कर सके, उसके बाहर रह करके वह अपना बहुगुणन नहीं कर पाता, और इसीलिए झिल्ली अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और बच्चों, अब समय है अपने आज के पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर सीखने का। और आपका पहला प्रश्न है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कौन सी परत पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, केंद्रक भित्ति, द्रव्य भित्ति या जटिल भित्ति। और इसका सही जवाब है विकल्प क, कोशिका भित्ति। और इसी कोशिका भित्ति के कारण हम जंतु और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। और बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जिसके लिए आपके विकल्प हैं प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज या माल्टोज। और इनमें से सही विकल्प है विकल्प ग, सेल्यूलोज। तो बच्चों, जवाब हुआ कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। और आपका तीसरा प्रश्न है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं?
जिसके लिए आपके विकल्प हैं विकल्प क कोशिका द्रव्य, विकल्प ख केंद्रक, विकल्प ग कोशिका भित्ति या फिर विकल्प घ कोशिका झिल्ली। और इन सभी विकल्पों में से इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ख यानी केंद्रक। क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। और अपना प्रश्न 4 है क्रोमोसोम किस से बने होते हैं। और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं विकल्प क डीएनए, विकल्प ख प्रोटीन या विकल्प ग क और ख दोनों या विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। और ये है आपका सही जवाब विकल्प ग यानी डीएनए और प्रोटीन दोनों से ही क्रोमोसोम बने होते हैं। और बच्चों आपका प्रश्न 5 है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जिसके लिए आपके विकल्प हैं जीन, क्रोमोसोम, आरएनए या विकल्प घ उपरोक्त सभी। आप सोचकर बताइए इन चारों में से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक विकल्प क। हम डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। और प्रश्न 6 है ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। और आपके विकल्प हैं पादप, जंतु, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। और इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग। ऐसे जीव को प्रोकैरियोट जीव कहते हैं। और बच्चों प्रश्न 7 है जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। और आपके विकल्प हैं प्रोकैरियोट, आदि जीव, यूकैरियोट या फिर इनमें से कोई नहीं। और बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ग। ऐसे जीवों को हम यूकैरियोट जीव कहते हैं। और प्रश्न 8 कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं। और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं कोशिका द्रव्य, तरल पदार्थ, पोषक पदार्थ या फिर जीव द्रव्य। और बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प घ यानी जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यह था अपना पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें आज हमने चर्चा की कोशिका भित्ति, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के विषय में। आप इस पाठ को अपनी पुस्तक से भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने अध्यापक से चेक करवाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।